नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून सचिवालय में आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर भी लगेगी मोहर। तो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 9 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। सदन में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट की भी मंजूरी संभव। यूसीसी संशोधन विधेयक पर भी अंतिम स्वीकृति लगेगी। कई अपराधों में दंड अवधि तय करने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन पर भी होगा पेश, और ऐसे में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को भी मिल सकती है हरी झंडी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है और सदन में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट की भी मंजूरी आज संभव बताई जा रही है। यूसीसी संशोधन विधेयक पर भी अंतिम स्वीकृति लगेगी, ये भी बताया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की अहम बैठक इसको माना जा रहा है कैबिनेट की बैठक को? देखिए विशाल, देहरादून सचिवालय में आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। देखिए, बजट सत्र से पहले ये जो कई अहम प्रस्ताव है उन पर मोहर लगने की संभावनाएं जो है बनती हुई नजर आ रही है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में क्योंकि 9 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, सदन में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट में आज मंजूरी मिलने की जो है संभावना जताई जा रही है और समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक पर भी अंतिम जो है स्वीकृति आज मिल सकती है। कई अपराधों में दंड भी तय करने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी इसमें शामिल होंगे और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्योंकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को हरी झंडी मिलनी है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर भी चर्चा होगी। और ये बैठक क्योंकि जो है बजट सत्र से पहले है, तो इसलिए अहम बैठक जो है ये मानी जा रही है। जी योगी सदन में यूसीसी संशोधन जो विधेयक है उस पर भी अंतिम स्वीकृति रहेगी, ये भी कहा जा रहा है। तो क्या कुछ प्रावधान किए गए थे इस बार? देखिए, यूसीसी के जिस तरह से संशोधन विधेयक पर स्वीकृति मिलने की बात हो रही है, अंतिम स्वीकृति मिलने की, तो इसमें कई अपराधों में दंड तय किया गया है। क्योंकि लिविंग रेजिस्टेंस एक प्रावधान इसमें किया गया था, उसके तहत कहीं ना कहीं कई तरह के जो प्रावधान जो है बातें सामने आ रही थी कि इसमें होने चाहिए। जो युवक युवती हैं अगर वो अलग होते हैं या उस दौरान जो है कोई समस्याएं आती हैं तो उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई हो। अलग होने के दौरान भी अगर कोई समस्याएं आती हैं तो अगर कार्रवाई कराने की बात की जाती है तो किस तरह कार्रवाई हो, तो उसको लेकर के प्रावधान इसमें किए गए थे। निश्चित तौर पर उसमें कई जो अपराध है उसमें दंड की अवधि तय की गई है और उस पर जो है कहीं ना कहीं आज अंतिम स्वीकृति मिलने की जो संभावनाएं हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। और कैबिनेट अहम बैठक है क्योंकि बजट से पहले जो है तमाम विषयों पर चर्चा होगी, कई विधेयकों को लेकर चर्चा होगी और विधेयक उसमें रखे जाए, बात होगी उस पर। उसके बाद जो है उन पर जो है स्वीकृति होनी, क्योंकि जो है मंजूरी मिलने के बाद भी जो है वह पटल पर रखे जाएंगे। योगेश, लेकिन ऐसे में क्योंकि बजट सत्र भी आहूत होना है, तो बजट को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? लोगों से सुझाव भी लिए गए थे। क्या लग रहा है कि किस तरह का बजट में प्रावधान भी किया जा सकता है इस बार? देखिए, बजट सत्र को लेकर के जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कई जो है इलाकों में पहुंचे और वहां पर जो है बजट को लेकर उन्होंने लोगों से बातचीत की। उससे पहले जो है उनके मन टटोलने का काम किया, जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। और कहीं ना कहीं सरकार, देखिए क्योंकि इसके बाद चुनाव है विशाल, और इसके चलते जो है इस बार बजट सत्र में इस तरह के प्रावधान लाने की कोशिश जो है सरकार कर रही है ताकि आम जन तक जुड़ सके, आम जन को उसका लाभ हो सके। क्योंकि जो है चुनावी वर्ष रहे हैं और ऐसे में इस बजट का बहुत महत्व रहने वाला है, तो इसलिए उन लोगों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं और उसी पर जो है केंद्रित करते हुए इस बजट को पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है। बोर्ड परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा। हाई स्कूल हिंदी पेपर के दौरान पकड़े गए 7 लोग। पुलिस की गिरफ्त में 3 लड़के और 4 लड़कियां। एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा देने के आरोप लगे हैं। कक्ष निरीक्षक की सतर्कता से ये खेल खुल गया और जांच के दौरान एक एक कर 4 छात्र और 4 छात्राएं बेनकाब भी हुई हैं। तो पुलिस ने फर्जीवाड़े के नेटवर्क की जांच शुरू की। स्कूल और बाहरी कनेक्शन भी इस दौरान खंगाले जा रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा देने के आरोप भी लगे हैं। और ये बताया जा रहा है कि कक्ष निरीक्षक की सतर्कता से यह खेल खुल गया। जांच के दौरान एक एक कर 4 छात्र और 4 छात्राएं बेनकाब हुई हैं।
और पुलिस ने फर्जीवाड़े के नेटवर्क की जांच भी शुरू कर दी है। तो स्कूल और बाहरी कनेक्शन भी इस दौरान खंगाले गए हैं। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर बोर्ड परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा भी हुआ है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून में। एसएसपी की सख्त लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय और पीक आवर्स में बढ़ेगी पुलिस विजिबिलिटी। सत्यापन और चेकिंग अभियान तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रमजान और होली पर विशेष सतर्कता के भी आदेश दिए गए हैं। तो लापरवाही बरतने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। थाना प्रभारियों की जवाबदेही भी इस दौरान तय होगी, यह भी कहा गया है। और ऐसे में देहरादून में एसएसपी अब सख्त नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले की बदहाल सड़कों और पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट की खंडपीठ ने नगर पालिका और जिला प्रशासन को मीटिंग कर रोड सेफ्टी और कूड़े के निस्तारण के लिए निर्णय लेने के साथ ही बैठक में लिए गए फैसलों से कोर्ट को अवगत कराने के भी निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि अनिल यादव की ओर से उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में जिले के पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर अवैध डंपिंग होने और कचरा प्रबंधन की विफलताओं को उजागर किया गया है, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जो नैनीताल शहर के और नैनीताल जिले के कूड़े निस्तारण के संबंध में है और जो रोड सेफ्टी को लेकर के है, क्योंकि नैनीताल हल्द्वानी रोड और नैनीताल कालाडूंगी रोड में जो क्रैश बैरियर और पैराफिट्स की स्थिति को देखते हुए और जो रोड की स्थिति है, क्योंकि इससे बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है उस पीआईएल के क्रम में कि एक तो नगर पालिका और प्रशासन मिल करके एक कोई डंपिंग ग्राउंड के बारे में अपना मीटिंग करे और दूसरा ये रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या अभी तक इन्होंने कार्य करे हैं इसके विषय पर भी एक मीटिंग करें और उस मीटिंग में जो भी निर्णय होगा उससे न्यायालय को तत्काल। उधम सिंह नगर में सतर्कता विभाग ने एक ही दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई कर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल जिले के दिनेशपुर थाने में तैनात एसआई अनवर अहमद को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआई अनवर अहमद ने बिजली चोरी के मुकदमे को निपटाने के लिए शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस से कर दी थी। इसके बाद सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी एसआई ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। पर ये भी तो ले लेता हूँ। गिरफ्तार किया गया है। 15,000 रुपये की रिश्वत ली गई थी, ये भी बताया जा रहा है। गदरपुर क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर सतर्कता विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दिया है और एसआई को रिश्वत लेते हुए इस दौरान विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो 15,000 रुपये की रिश्वत ली थी एसआई ने। और संवाददाता महेंद्र पाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस मामले में दरोगा पैसे ले रहा था और किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है अब? देखिए, विजिलेंस ने और दरोगा अनवर अहमद जो दिनेशपुर थाना क्षेत्र में तैनात थे, सब इंस्पेक्टर हैं और एक बिजली विभाग की बिजली चोरी का मामला कोई था किसी का, तो उसको निपटाने की एवज में ये रिश्वत मांग रहे थे, जिसको सतर्कता विभाग ने हल्द्वानी से आई टीम ने कल ट्रैप किया है। जी बिल्कुल महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के मेला कंट्रोल भवन में कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर अखाड़ा परिषद की मेला अधिकारी के साथ अहम बैठक आयोजित हुई, जिसको लेकर सभी अखाड़ों के प्रमुखों की औपचारिक निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। बैठक में कुंभ के अमृत स्नान, पेशवाई, धर्मध्वज फहराने समेत कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है। यह बैठक कुंभ की भव्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम मानी जाती रही है। इसके
पहले अखाड़ा परिषद के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक बैठक कर चुके हैं। विकासनगर तहसील कार्यालय में अधिकारी अक्सर नदारद रहते हैं, जिससे आम जनता की समस्याएं लटकी रहती हैं। दरअसल एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार दफ्तर में नहीं मिलते। वहीं दूर दराज से आए लोग सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं, लेकिन अधिकारियों की गैर मौजूदगी से काम ठप पड़े हुए हैं। फरियादियों का कहना है कि पूछने पर देहरादून ड्यूटी का बहाना दिया जाता है और आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र या जमीन के मामलों में सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना है कि प्रशासन इस लापरवाही पर कब कार्रवाई करता है। उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम संचालक दीपक कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुलाकात भी की है, जिस पर उत्तराखंड में विवाद हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि मोहम्मद दीपक ने एकता, भाईचारे और हिम्मत की वो मिसाल पेश की है, जो देश के हर युवा को अन्याय और नफरत के खिलाफ लड़ने का हौसला देगा। दीपक मोहब्बत की दुकान के योद्धा हैं, पूरे देश को इन पर गर्व है। इधर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की जनता ऐसी कालनेमी प्रवृत्तियों को स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस के लिए नाम के आगे मोहम्मद लगाने वाले हीरो और पूजनीय हैं। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को खदेड़ेगी या बीजेपी, तो जनता तय करेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये बड़ा सवाल है। कोटद्वार विवाद से सुर्खियों में दीपक कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीरें क्या सामने आई? बीजेपी नेताओं की दनादन प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देहरादून से धर्मपुर से बीजेपी के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। दीपक मत बोले, मोहम्मद दीपक है वो, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। अगर यही दीपक कश्यप के नाते वहां पर उस मोहम्मदन परिवार की मदद के लिए खड़ा होता, एक प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी इसको गले लगाते? लेकिन राहुल गांधी ने गले उसको इसलिए लगाया कि वो दीपक कश्यप से मोहम्मद दीपक बन गया। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। और मैंने कहा कि इस कांग्रेस से इस प्रदेश को बचाओ, इसका देव तो बचाओ। ये प्रदेश की जनता को देखना होगा। आप समझ सकते हैं, जब कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हों भारतवर्ष के, वो अगर सिर्फ इस बात पर कि दीपक से मोहम्मद दीपक बन गया, उसको गले लगा रहा हो, तो क्या ये उत्तराखंड में धर्मांतरण को प्रोत्साहन नहीं है? क्या इस रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए? बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि जो दीपक से मोहम्मद दीपक बन जाएगा, वो कांग्रेस के लिए पूजनीय है। प्रदेश की जनता ऐसे कालनेमी प्रवृत्ति और बढ़ावा देने वाले को कभी स्वीकार नहीं करेगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति को देवभूमि की डेमोग्राफी और शांति व्यवस्थाओं के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिसे राहुल गांधी को मिलने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लाइन में लगे रहते हैं, सालों साल इंतजार करते हैं, कुछ तो पार्टी भी छोड़ जाते हैं। ऐसे में उन्हें राहुल गांधी का अल्पकाल चर्चा के बाद आज मोहम्मद दीपक से गले मिलना और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना कहीं न कहीं उत्तराखंड में तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला काम है। कि अपनी आइडेंटिटी, आप जो है एक हिंदू आइडेंटिटी को समाप्त करके अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी खड़ी करने के लिए क्या उसको आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे आरोप थे अभी तक, और जो मैंने कहा था आपको मीडिया के माध्यम से कि उसको मोहम्मद दीपक नहीं होना चाहिए, उसको दीपक कश्यप के नाते वहाँ मदद करनी चाहिए थी, आज मेरे आरोप सही सिद्ध हुए हैं। क्योंकि उसने आगे मोहम्मद लगाया, इसलिए कांग्रेस उसके पीछे आके खड़ी हो गई, और आज कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ने उसको गले लगाकर उन आरोपों को सिद्ध किया है। ये आरोप कांग्रेस पर प्रमाणित हो चुका है। अब उत्तराखंड की जनता को देखना है कि इस कांग्रेस को कहाँ तक खदेड़ना है। मैं समझता हूँ इसको यहाँ से दिल्ली तक ही खदेड़ दी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उत्तराखंड में इसके लिए कोई स्थान अब बचा नहीं। विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस संदेश स्पष्ट देती है, जो दीपक से मोहम्मद बनेगा वो उनके लिए हीरो होगा। पहले ही जिस तरीके से यहाँ डेमोग्राफी बदल रही है, वहाँ प्रदेश की चिंता का विषय बन जाता है। कांग्रेस के दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेताओं का कोटद्वार के प्रकरण में जिस तरह से गैर जरूरी टिप्पणियां देना और सक्रिय दिखना साफ इशारा करता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ की डेमोग्राफी बिगाड़ने के प्रयास में लगी है। इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि किसी भी पीड़ित या फिर संबंधित व्यक्ति से मिलना गलत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अंकिता के माता पिता से मुलाकात को लेकर सुझाव दिया जा रहा है तो भी पूरी तरह से उचित है, उनसे भी मुलाकात करवाई जाएगी।
हरीश रावत ने कहा कि इस पूरे प्रकरण को राजनीति का विषय बनाने के बजाय संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, क्योंकि न्याय और संवेदना दोनों लोकतंत्र की बुनियादी जरूरतें हैं। उनसे भी मिलेंगे। यदि उनका सुझाव यह है अंकिता के माता पिता से राहुल जी को मिलना चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे कि उनके माता पिता से भी उनकी भेंट हो। पर वहीं तक जिस तरह से दीपक के लेकिन ये अंकिता के माता पिता की और बातें तो याद नहीं आ रही भाजपा को। जिस तरीके से उनका अनादर कर रही है, जिस तरीके से अंकिता के मामले को दफन करने की कोशिश कर रही है भाजपा, और यहाँ उनको बहुत याद आ गई दीपक कुमार से राहुल गांधी जी के मिलने पर। दीपक कुमार ने एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य पूरा किया। यदि राहुल जी ने उसकी पीठ ठोकी है तो उसमें हरज क्या है। मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि मोहम्मद दीपक ने एकता, भाईचारे और हिम्मत की वो मिसाल पेश की जो देश के हर युवा को अन्याय और नफरत के खिलाफ लड़ने का हौसला देगा। दीपक मोहब्बत की दुकान के योद्धा हैं, पूरे देश को इन पर गर्व है। ये वही मोहम्मद हैं जिन्होंने कोटद्वार में बजरंग दल वालों का डटकर सामना किया। बजरंग दल के लोग वर्षों से दुकान चला रहे मुस्लिम समाज के एक बुजुर्ग को दुकान का नाम बदलने का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद दीपक सामने आया और उसका सीधे विरोध किया। बजरंग दल के लोगों ने जब दीपक का नाम पूछा तो दीपक ने मोहम्मद दीपक बताया था। अब लोग इन्हें मोहम्मद दीपक कहते हैं। एनडीए विरोधी ज्यादातर दलों और पार्टियों के नेताओं का समर्थन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक खजानदास का कहना है कि उत्तराखंड का बजट काफी खास रहने वाला है, सभी के हितों में यह बजट होगा। इस दौरान उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर भी खजानदास ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है। बीजेपी विधायक खजानदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट सत्र होना है उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में, किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार का बजट कैसा होगा सर? देखिए, तैयारियां चली रही है और बजट सत्र जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि अगला जो बजट सत्र होगा, आज जब हम गैरसैंण में थे तो उन्होंने कहा था कि ये गैरसैंण में ही होगा और सत्र की तैयारियां पूरी तरह से चल रही है। और माननीय मंत्रीगण, क्योंकि क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का हर पहलू पर विचार किया जा रहा है और सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे माननीय मंत्रीगण सक्षम हैं और पूरी तैयारी के साथ इस समय बजट सत्र में रहेंगे। इस बार का सत्र में क्या कुछ खास होने जा रहा है सर? क्योंकि बजट की बात की जा रही है, किस तरह का बजट रह सकता है उत्तराखंड के विषय में, और क्योंकि आप क्या मानते हैं कि उत्तराखंड के लिहाज से कैसा बजट भी होना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड के लिहाज को लेकर के और उत्तराखंड को देखते हुए और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद कर रहे हैं और जनता जो चाह रही है उसके मुताबिक ये बजट होगा। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व उनसे प्रेरणा लेकर के आप जन जन सरकार जन जन के द्वार जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके निमित्त वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि बजट कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, क्या हम और ठीक कर सकते हैं। उनकी सबकी राय को समेटते हुए और फिर जो अच्छा सुझाव उसमें होगा उसके निमित्त आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बजट बहुत ही अच्छा, और क्या हम उत्तराखंड के प्रति सोच सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, ये बजट उसमें आपको देखने को मिलेगा। सर, क्योंकि एक बयान को विपक्षी काफ़ी गंभीरता से भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों को ठंड लगती है गैरसैंण जाने में, इसको आप किस तरह रूप में देखते हैं सर? देखिए, आज आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति से भी आप विज्ञ हैं, सबको पता है। और आज इतना पैसा वहाँ भराड़ी सैंड में लग चुका है, अरबों रुपया वहाँ लग चुका है और आधुनिक बिल्डिंगें बनी हैं और विधानसभा भवन जो बना हुआ है वो एक आधुनिक बना हुआ है, नई तकनीकी के अनुसार बना हुआ है और हम आज उसका किसी भी तरह से तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। हमको वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत हमको वहाँ पर काम करना होगा और एक दिन ऐसा आएगा
आने वाले भविष्य में, चाहे 20 साल बाद आए, चाहे 30 साल बाद आए, चाहे 15 साल बाद आए, कि वो एक मिनी मसूरी कहलाएगी। इसलिए पर्यटक स्थल भी वो बहुत अच्छा हो सकता है और वहाँ पे लोग बाग भी जाएंगे। किंतु जहाँ तक राजधानी का सवाल है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है ग्रीष्मकालीन भी और शीतकालीन भी, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाए तो कोई मेरी एक व्यक्तिगत राय है तो ठीक बात होगी। तो जैसे वहाँ पे हम ग्रीष्मकालीन के तहत हम सत्र भी कर सकते हैं और वहाँ पे कामकाज भी निपटाया जा सकता है, और उसके बाद फिर हम देहरादून में भी राजधानी के तहत हम यहाँ पर भी अपना काम कर सकते हैं, काम निपटा सकते हैं। तो इसलिए कोई ठंड वंड तो ये तो ठीक है, फिर गर्म कपड़े हैं ना, गर्म कपड़े पहन करके जाएंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मसूरी भी जाते हैं, नैनीताल भी जाते हैं, पिथौरागढ़ भी जाते हैं और ऊंचाई तक भी जाते हैं। ये उत्तराखंड राज्य हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ है, इसलिए ठंड वंड का कोई वो नहीं, असर नहीं है ऐसा, इसलिए मैं कहना चाहूँगा। सर, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं गणेश गोदियाल, वो कह रहे हैं कि हम पूर्णकालिक राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार रही है और जब उन्होंने राजधानी बनाने की बात की थी और वहाँ पे शुरुआत भी की थी, तो तब कहाँ गया था उनका मंत्र कि हम राजधानी गैरसैंण को करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब उनके पास ताकत थी तब अपनी ताकत को दिखाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को दिखाया और वहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी। इसलिए अब कांग्रेस जो बोल रही है, जब सांप निकल गया तो अब लकीर पीटने का काम कर रही है, वो कभी सफल नहीं होंगे। सर, सत्र की अवधि भी कम बता रहे हैं कि सत्र की अवधि भी इस बार की कम रही। देखिए, सत्र की अवधि के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितना कामकाज होता है विधानसभा का, उसी के तहत जो हमारी कार्य मंत्रालय की समिति है वो बैठक करती है और बैठक में जो बिंदु आते हैं उसके अनुसार काम दिया जाता है। जिस तरह से बिजनेस होगा उस तरह से काम बढ़ता है और इसलिए कहीं भी सत्र की अवधि कम नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो कार्य मंत्रणा समिति तय करती है, सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है, और यदि हमारे पास काम कम है तो उसी अवधि तक सत्र चलेगा। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से विपक्ष क्राइम को लेकर सवाल उठा रहा है और क्राइम कैपिटल देहरादून बना, और क्योंकि लगातार इस तरह के मामले भी है, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं और किस तरह से नियंत्रण कर रहे हैं आप जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं? देखिए, क्राइम को लेकर के हमारी पुलिस और हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजगता से काम कर रहा है, और जिस तरह से जो अभी कुछ घटनाएं हुई है वो दुखद है, और ऐसे लोग जेल के अंदर कुछ चले गए हैं, कुछ खोजने को बाकी है। मुझे लगता है कि वो भी जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी की पैनी नज़र बनी हुई है सभी पे और सब देख रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो है तत्काल प्रभाव से एक अहम बैठक और अहम जिम्मेदार अधिकारियों की ली है और उसमें सख्त निर्देश दिए कि कोई भी दोषी, उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि में किसी तरह का कलंक नहीं लगना चाहिए, इसलिए सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ये मुख्यमंत्री जी ने किया भी। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।